हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में अदिति बास्केटबॉल स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही थी और वहीं विप्लव बॉबी के गोद में सिर रखे चिप्स खाते हुए उससे बातें कर रहा था और बॉबी किताब में खोई हुई थी। तभी बॉल उड़ते हुए आकर सीधा विप्लव के पेट पर लगती है, जिस कारण विप्लव तुरंत बॉबी के गोद से उठ जाता है और अचानक उठने के कारण बॉबी की किताब उसके चेहरे पर लगता है। वो अपने पेट के और चेहरे को पकड़कर कुर्सी पर बैठ चिल्लाते हुए कहता है, बनी। अदिति, जो कि एक कॉर्नर में चुपचाप प्रैक्टिस कर रही थी, विप्लव के चिल्लाने पर उसकी तरफ देखते हुए, क्या हो गया पापी? विप्लव बॉल उठाकर अदिति की तरफ फेंकते हुए बोला, तुमने मुझे मारा क्यों? अदिति बॉल से बचकर विप्लव को घूरते हुए बोली, मैंने नहीं मारा, मेरा बॉल तो यहाँ पर है, देखो। ये कहते हुए अदिति अपने हाथ में पकड़े बॉल की तरफ इशारा करती है, जिस पर विप्लव कुर्सी से खड़ा हो इधर उधर देखते हुए कहता है, किसकी इतनी हिम्मत जिसने मुझे बॉल फेंक कर मारा? यह सुनकर उनके सीनियर साइंस डिपार्टमेंट के 5 लड़के अंदर आते हुए बोले, गलती से पड़ गया बच्चे। विप्लव उन लोगों को देख कर अपने दांत पीसते हुए, तो जाकर अपनी वालों के ऊपर फेंको न, मेरे ऊपर क्यों फेंक रहे हो? जिसे सुनकर सब लोग अपने कप्तान युवराज अग्निहोत्री की तरफ देखते हुए बोले, युवराज, ये तो जूनियर है ना? युवराज जमीन पर मारते हुए बोला, सो व्हाट? उनके टीम का एक लड़का अदिति की तरफ देखकर बोला, अरे यहाँ पर तो एक बच्ची प्रैक्टिस कर रही है, लग जाएगी उसे, चलो हम बाद में आते हैं। युवराज टाइम की तरफ देखते हुए बोला, ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, 3 बजे मेरा लैब में रिसर्च का काम है, चलो प्रैक्टिस करें। विप्लव उन लोगों के एटीट्यूड को देखते हुए गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। वहीं अदिति अपने बॉल को लेकर विप्लव के पास आकर कहते, ये सब बहुत बुरे हैं। तभी वहाँ पर ध्रुवी आ जाती है और विप्लव की तरफ देख कर कहते, वापी। विप्लव ध्रुवी की आवाज़ सुन उसकी तरफ देख कर बोला, हाँ दीदी, यश मैम। युवराज के टीम का लड़का ध्रुवी की तरफ देखकर युवराज से बोला, युवराज, ये तो वही नई प्रोफेसर है ना? बड़ी खूबसूरत है यार। युवराज उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए, अगर इतना फोकस मैच पर देगा तो हो सकता है तेरा सिलेक्शन आगे हो जाए। सॉरी सॉरी ड्यूड, उस लड़के ने घबराहट में कहा, जिस पर युवराज उसे छोड़कर अपने बाकी टीम वालों की तरफ देखकर जोर से बोला, कंटिन्यू द प्रैक्टिस। वहीं ध्रुवी विप्लव की तरफ देख कर बोली, क्या तुम्हें पता है सुधांशु कहाँ गया है? अदिति ध्रुवी की बात पर जोर से चिल्लाते हुए, हाँ दीदी, मुझे पता है, सुधांशु भैया गार्डन में थे। अदिति की बात पर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। वहीं ध्रुवी अपना सिर हिलाकर मुस्कुरा कर कहती है, थैंक यू अदिति। इतना कहकर ध्रुवी आगे बढ़ते तो उसके सामने एक बॉल जोर से दीवार पर लगते हुए फिर से पीछे चली जाती है। ध्रुवी सिर घुमाकर देखती है जहाँ युवराज उसे ही घूर रहा था। ध्रुवी युवराज की नज़र पर उसे घूरते हुए, ये क्या बदतमीजी है? युवराज ध्रुवी की बात पर बोला, वही तो मैं पूछ सकता हूँ प्रोफेसर, आप यहाँ पढ़ाने आती हैं आज की दिखाने? इट्स नॉन ऑफ द योर बिजनेस युवराज अग्निहोत्री। ध्रुवी ने अपने दांत पीस कर कहा। युवराज, जिसने रेड बास्केटबॉल आउटफिट पहन रखा था, ध्रुवी के सामने आकर खड़ा होते बोला, मैंने ग्रैंड पाइश यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी है, इसलिए मेरा इसे जरूर लेना देना है। ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए अपने रिंग फिंगर युवराज को दिखाते हुए, आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, और वो कोई और नहीं सुधांशु है, तो मैं अपने मंगेतर के साथ ऑफ टाइम में कुछ भी कर सकती हूँ। युवराज ध्रुवी के रिंग फिंगर को देखकर उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोला, गो टू हेल। तभी एक अचानक पीछे से युवराज को कोई गले से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिसे युवराज संभाल नहीं पाता और सीधा सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे जा गिरता है। उसके सिर पर चोट लगी थी और शायद हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। वो चेहरे पर दर्द के भाव के लिए सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर विप्लव बुरी तरीके से उसे घूर रहा था। विप्लव सीढ़ियों से नीचे अपने कदम बढ़ाते हुए, ये मिडिल फिंगर क्या होता है? हाँ, तू भी जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐश कर, तुझे कौन मना कर रहा है? और यहाँ पर तेरी चल रही है। ध्रुवी जल्दी से नीचे आकर विप्लव के हाथ को पकड़ते हुए, विप्लव छोड़ो। विप्लव युवराज को उंगली दिखाते हुए, दोबारा कभी मेरी बहन की तरफ आँख उठाकर मत देखना, वरना तेरे सो कॉल्ड दादाजी होंगे ट्रस्टी, हम भी सारंग है, इस बार सिर्फ हाथ नहीं उठा सकते, तेरे अगली बार कुछ और भी उठाने लायक नहीं रहेगा। इतना कहकर विप्लव अदिति बॉबी की तरफ देख उन्हें चलने का इशारा करता है और ध्रुवी के हाथ को पकड़कर बास्केटबॉल स्टेडियम से बाहर चला जाता है। युवराज अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर लेता है और उसके टीममेट जाकर उसे उठा लेते और सभी वहां से डिस्पेंसरी की तरफ चले जाते। उधर अनमोल रिया के साथ स्विमिंग क्लब में था। रिया स्विमिंग कर रही थी और अनमोल टाइमिंग देखते हुए कुर्सी पर बैठा हुआ था। अनमोल गहरी सांस लेकर कुर्सी से खड़ा हो रिया की तरफ देखते हुए बोला, चले। रिया अपने स्विमिंग कस्ट्यूम को ठीक करते हुए पानी से बाहर आते हुए, प्रोफेसर का ध्यान नहीं है काम पर। अनमोल रिया के बाद अपने दांत पीस कर, तुम्हारा स्विमिंग कोच नहीं हूँ मैं, सब्जेक्ट टीचर हूँ और मेरे और ये स्टूडेंट हैं। अनमोल की बात सुन रिया अपने सामने आकर बोली, अच्छा तो मुझे छोड़कर आपको बाकी स्टूडेंट पर ध्यान देना है? अनमोल कुछ कहता उससे पहले वहाँ पर विप्लव आकर रिया के हाथ को पकड़ कर कहता है, चल क्लब चलते हैं।
अनमोल विप्लव के हाथ को पकड़ के बोला, स्विमिंग सूट में है वो, पब्लिक में नहीं चल सकती इस तरीके से, और क्लब क्यों जाना है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है ना। जिसे सुनकर विप्लव एटीट्यूड में बोला, हम इस देश के आज़ाद स्टूडेंट हैं, हमारा जहाँ मन करेगा वहाँ हम जाएंगे। आपका काम है पढ़ाना, हमारा काम है पढ़ना, बाकी हमारी मर्जी, हम कहाँ जाएंगे, जाना चाहते हैं। एक कुर्ते ही हाथ जाकर विप्लव के गाल पर लगते हैं। विप्लव अपने गाल पर हाथ रख के सामने की तरफ देखता है जहाँ रिया उसे घूर रही थी। विप्लव अपने गाल पर हाथ रखे रिया को घूरते, मोटी कहीं कि मुझे क्यों मार रही है, मारना है तो अपने इस अड़ियल बॉयफ्रेंड को मारो ना। रिया विप्लव की बात पर अपने दांत पीस कर बोले, मैंने इसलिए नहीं माना क्योंकि तू मेरे बॉयफ्रेंड को सुना रहा था, मैंने इसलिए मारा क्योंकि तू किसी के साथ झगड़ा होकर आया है, बता किसके साथ। जिससे सुनकर अनमोल रिया की तरफ देखते हुए बोला, और डांटो इसे, हर किसी से झगड़ा होता रहता है। रिया अनमोल की बात को इग्नोर कर विप्लव के कॉलर को पकड़ कर बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझे बुलाए किसी के साथ झगड़ा होने की, मुझे भी अपना हाथ साफ करना था। रिया की बात सुनकर अनमोल निराशा से अपनी गर्दन हिलाते हुए अपने सिर को पकड़ कर बोला, तुम दोनों को कुछ कहना ही बेकार है। विप्लव अनमोल को इग्नोर करके रिया से बोला, जल्दी से जा कपड़े पहन, उसके बाद हम चलते हैं। रिया अपना सिर हिलाते हुए जाने लगती है, जिस पर अनमोल उसके हाथ को पकड़ कर कहता है, रिया हमारा डिनर का प्लान था। विप्लव अनमोल की बात सुनकर बोला, तो कोई बात नहीं, नहीं ना, आप भी हमारे साथ क्लब चलो, हम साथ में रेस्टोरेंट चलेंगे नाचने के बाद। अनमोल विप्लव के बात पर उसे आंखें दिखाते हुए बोला, बताओ बुआ को कॉल करके किसके साथ झगड़ा होकर आए हो। विप्लव अपने गाल पर हाथ रख के सामने की तरफ देखता है जहाँ रिया उसे घूर रही तो कुछ आता है जिंदगी में हर वक्त बच्चे के नाक में दम करके रखा है, जाओ बता दो, जिसने बताया है मैं डैड से परमिशन लेकर चला जाऊँगा। विप्लव ने फ्रस्ट्रेशन में इतरा कर कहा। रिया विप्लव की तरफ देख कर बोली, मैं इन्हें जादू की झप्पी देता हूँ, फिर ये मान जाएंगे तो दूसरी तरफ देख। विप्लव अपना सिर नहीं में हिला कर बोला, मेरे सामने कर। रिया उसे घूरते हैं तो विप्लव मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है, जिस पर रिया आंखें टिमटिमाते हुए अनमोल की तरफ देख कर उसके गले में बाहें डालकर उसके होठों पर हल्का सा किस करके बोली, हम लोग कल डिनर पर चलेंगे। ओके, आज मैं अपने बेस्टी के साथ जा रही हूँ, मेरे पूरे होने वाले हॉबी। अनमोल रिया की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए, किस क्लब में जा रहे हो, लोकेशन सेंड कर देना, ओके, और कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। रिया खुशी से अनमोल के होठों पर किस करके बोला, पक्का नहीं होगी झगड़ा, अब जाऊँ। अनमोल अपना सिर हिला देता है तो रिया कपड़े चेंज करके चली जाती है। उसके जाने के बाद अनमोल विप्लव की तरफ देखते हुए कहता है, उसका ख्याल रखना। विप्लव मुड़कर अनमोल की तरफ देख कर बोला, जब आप नहीं आए थे ना तो मैं ही इसका ख्याल रखता था, बड़े आए मुझे सिखाने वाले, जाओ अपने स्टूडेंट को सिखाओ। अनमोल विप्लव के गले से वाइटल पॉइंट का मुक्का मारकर चला जाता है और विप्लव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके गले की नस को किसी ने काट दिया हो। अनमोल को जी भरकर कोसते हुए अपने गले को सहलाने लगता है। इधर दिल्ली इंटरव्यू सेंटर में प्रकृति का इंटरव्यू दिल्ली में होना था, इसलिए उसे द्विवेदी और आलिया लेकर दिल्ली आए हुए थे। आलिया कोल्ड ड्रिंक पीते हुए प्रकृति की तरफ देख कर बोली, एक बात बता, तेरा इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा तो तू क्या करेगी। प्रकृति अजीब नजरों से आलिया को देखते हुए, दीदी आपने यूपीएससी नहीं किया, एटलीस्ट पढ़ लेना चाहिए था कि लोग यूपीएससी करके करते क्या है, आप डिस्टर्ब मत करो यार, मुझे पढ़ने दो। इंटरव्यू सेंटर में द्विवेदी प्रकृति के हाथ से बुक लेते हुए, प्रकृति खुद को रिलैक्स करो और जो भी पूछे आराम से उसका जवाब देना, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति द्विवेदी के बाद मैं वाशरूम होकर आती हूँ। प्रकृति द्विवेदी अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, दूसरी बिल्डिंग में जाना, यहाँ पर इस बिल्डिंग में इंटरव्यू चल रहा है। प्रकृति अपना सिर हिला देती है और दूसरी तरफ चली जाती है। आलिया इधर उधर देखते हुए बोली, अपनी कोई सेटिंग है क्या। द्विवेदी आलिया के बात पर से घूरते हुए, आलिया तुम ज़्यादा बोला मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारा ये नेचर। आलिया मुँह बनाकर कोका कोला पीते हुए बोली, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है, आपको और भास्कर भाई को ले लो, दोनों एक ही डाले के करेले हो, छोड़ो यार मैं कुछ खाकर आती हूँ। इतना कहकर आलिया आगे की तरफ बढ़ जाती है। आलिया आगे आकर दुकान से स्नैक्स लेकर इधर उधर देखते हुए अपने हाथ में पकड़े खाली कोका कोला के बोतल को डस्टबिन की तरफ देखते हुए इशारेबाजी के साथ फेंकती है तो खाली डब्बा डस्टबिन में जाने के बजाय एक ब्लैक बॉडीगार्ड सूट पहने आदमी पर वो सीधा जाकर पड़ती है। आलिया को कोल्ड ड्रिंक का डब्बा किसी और को पड़ता हुआ देख जल्दी से वहाँ से निकलने लगती है, जिस पर वो बॉडीगार्ड तेज आवाज़ में कहता है, एक्सक्यूज़ मी। आलिया रुककर अपनी आंखें कसकर बंद कर खुद से बोली, अब तो मैं कई कम से। फिर जल्दी से मुड़कर उस बॉडीगार्ड की तरफ देखकर बोली, क्या काम था। वो बॉडीगार्ड जो कोई और नहीं बल्कि सेलवन था। वो कोल्ड ड्रिंक का डब्बा उठाकर आलिया के सामने आकर, ये कैसी घटिया हरकत है, एक तो कोल्ड ड्रिंक का डब्बा फेंककर मुझे मारा और सारे करने के बजाय आप यहाँ से भाग रही हो। आलिया सेलवन की बात सुनकर बोली, ओह हेलो बॉडीगार्ड जी, मैंने तुम्हें कोई डब्बा फेंक कर नहीं मारा, तुम हो जो खंबे की तरह बीच में आकर खड़े हो गए।
सेल्वन अपनी आंखें छोटी कर अपने दांत पीसते हुए बोले, अपना ना ये एटीट्यूड अपने पास रखो वरना एक लगाऊंगा ना कान के नीचे, सारा एटीट्यूड हाथ में धरा का धरा रह जाएगा। आलिया अपने कुरकुरे के पैकेट को देखने के बाद उसे फाड़ कर उसका सारा कुरकुरे सेल्वन के सिर पर डाल पैकेट पर उसके मुंह पर फेंकते हुए बोली, कोल्ड ड्रिंक का डब्बा नहीं पी सकते ना, आप कुरकुरे खा लो। सेल्वन अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर आलिया के गाल पर एक तमाचा जड़ देता है। सेल्वन का तमाचा इतना तेज था कि आलिया की आंखों में नमी तैर जाती और वो अपने गालों पर हाथ रख के सेल्वन की तरफ देखने लगा। सेल्वन आलिया के चूड़ीदार नज़र पर अपने दांत पीस कर बोला, बदतमीज। इतना कहकर सेल्वन कुरकुरे का पैकेट और कोक का डब्बा ले जाकर डस्टबिन में डाल देता और अपना फ़ोन निकाल कर बात करते हुए दूसरी तरफ चला जाता। आलिया जाते हुए सेल्वन को देखकर अपने दांत पीस, तुझे तो छोड़ूंगी नहीं मैं, काले कपड़े में लिपटा हुआ भैंस। इतना कहकर आलिया अपने चेहरे को साफ करके फिर से द्विवेदी की तरफ चली जाती। इधर प्रकृति वॉशरूम से खड़ी आईने की तरफ देखते हुए बोली, 4 दिन बीत चुके हैं यार, एक दिन तो कॉल कर लेते, ऐसे तो हमेशा पीछे पड़े रहते हो। आज मुझे तुम्हारी मोटिवेशन की ज़रूरत थी, लेकिन लगता है कि तुम्हें सच में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझसे। माफ़ी तो मांग चुकी ना तुमसे, खैर छोड़ो, तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे अपना इंटरव्यू ख़राब नहीं करना। इतना कहकर प्रकृति अपना चेहरा साफ कर वॉशरूम से बाहर आ जाती है। प्रकृति बाथरूम से बाहर आकर कॉरिडोर में चलने लगती है। उसे गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती। प्रकृति हैरानी से इधर उधर देखने लगती है। प्रकृति कॉरिडोर के पास कमरे की तरफ देखती है तो उसे कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। खुले कमरे के दरवाजे पर प्रकृति अपना हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजे को धक्का देने लगती है तो दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है और प्रकृति जिसने हैंडल को पकड़ रहा था वो खींचे अंदर चली आती है। प्रकृति चोरी पकड़ता हुआ महसूस कर जल्दी से अपनी आंखें बंद करके बोली, सॉरी मुझे पता नहीं तो यहाँ पर क्या हो रहा है। वो तो मैंने अचानक पटाखे फूटने की आवाज़ सुनी तो मुझे क्यूरोसिटी हो गई। प्रकृति जो कुछ भी बाकी जा रही थी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ आती है। प्रकृति उसे आवाज़ सुनकर जल्दी से अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है तो ऋतिक उसे बिना किसी भाव के देख रहा था। ऋतिक को देख प्रकृति उसे कस कर गले लगाते हुए, तुम यहाँ हो? ऋतिक प्रकृति के कमर पर अपना एक हाथ रखकर बोला, हाँ, कुछ लोगों ने निपटते आया था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? प्रकृति ऋतिक के सवाल को सुन उसे दूर होकर उसे घूरते हुए, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ क्या नहीं रही? तुम्हें मुझसे जुड़ी सारी बातें अब याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्या? ऋतिक प्रकृति को गुस्से भरी आवाज़ में बिना किसी भाव के बोला, काम में बिजी था इसलिए दिमाग से निकल गया कि आज तुम्हारा इंटरव्यू है। प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए, बिल्कुल सही, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये गोली चलाने की आवाज़ कहाँ से आई थी? ये कहते हुए प्रकृति ऋतिक को साइड करने लगती है, जिस पर ऋतिक उसके कमर को पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। प्रकृति ऋतिक की हरकत पर उसे देखते हुए, ये क्या कर रहे हो? ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, जस्ट रोमांस करने की कोशिश कर रहा था। प्रकृति ऋतिक की बात पर बोली, मुझे लगा तुम मुझसे गुस्सा होगा और तुम मेरे साथ रोमांस करना चाहते हो। ऋतिक प्रकृति की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ तो चले। ये सुनकर प्रकृति जल्दी से बोले, रुको, मैं अभी मेरा इंटरव्यू और तुम्हें रोमांस की सूझी हुई। प्रकृति के बाद सुन ऋतिक अपने एक आईब्रो ऊपर कर बोले, इसका मतलब अगर तुम्हारा इंटरव्यू अच्छे से हो गया तो तुम मेरे साथ रोमांस करोगे? जिसे सुनकर प्रकृति के गाल लाल हो जाते हैं और वो अपना चेहरा नीचे कर लेती है तो ऋतिक आंखें रोल करते हुए कहता है, व्हाट हैपन टू योर फकिंग फेस? मैं ब्लश कर रही हूँ इडियट, प्रकृति ने चिढ़ाते हुए कहा। ये सुनकर ऋतिक प्रकृति के जबड़े को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, डू यू वन्ना किस यू? हूँ वही, प्रकृति ने कन्फ्यूजन में ऋतिक को देखते हुए कहा, जिसे सुनकर ऋतिक उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बोला, कॉज आई वांट टू किस यू। ये सुनकर प्रकृति आंखें बड़ी करके बोली, वांट नो डैट्स नॉट इन आर यू किडिंग मी? जिस पर ऋतिक प्रकृति के माथे से अपना माथा हटा उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मेरे शक्ल को देखकर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? प्रकृति कुछ कहते उससे पहले उसकी नज़र ऋतिक के पीछे बिस्तर पर ब्लैंकेट ओढ़कर बैठी लड़की पर जाती है, जिसे देखकर प्रकृति ऋतिक की तरफ देखकर 2 कदम पीछे होकर बोली, हु इज़ दिस गर्ल? ऋतिक सिर घुमाकर उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? निकलो यहाँ से। जिसे देखकर प्रकृति दरवाजे को पकड़कर ऋतिक से बोली, तुम कंटिन्यू करो, मैं जा रही हूँ। ऋतिक प्रकृति के हाथ को पकड़कर बोला, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट द हेल आर यू थिंकिंग हॉल? प्रकृति ने आंखों में आंसू आने लगते और ऋतिक के हाथ को अपने हाथ से हटाते हुए कहती, मुझे सुनना भी नहीं है, मुझे जाने दो। ऋतिक प्रकृति के चेहरे को पकड़कर उसे अपने पास खींच कर बोला, प्रकृति
टुडे इज योर वेरी इंपॉर्टेंट डे। कुछ मन गणन मत करो। फोकस ऑन योर इंटरव्यू। ओके। प्रकृति अपनी आंखों में आंसू लिए ऋतिक को खुद से दूर धक्का देते हुए, रियली यू वांट माई फोकस इन इंटरव्यू, सो व्हाई आर यू चीट मी। ऋतिक अपने दांत पीसते हुए प्रकृति के आंसू को साफ करते, वी जस्ट किस्ड इच अदर, वी आर नॉट डेटिंग इच टू हर। प्रकृति ऋतिक को खुद से दूर धकेल कर गुस्से में चिल्ला कर बोली, यू आर सच ए सुकून ड्रिल एंड मीन पर्सन, आई हेट यू ऋतिक, आई हेट यू सो मच। इतना कहकर प्रकृति गुस्से में एक नज़र उस लड़की को देखकर कमरे से बाहर चली जाती है। ऋतिक सिर घुमाकर उस लड़की की तरफ देख उसके बिस्तर की तरफ जाता है तो दूसरी तरफ आदमी आधे कपड़े में नीचे गिरा हुआ था जिसे ऋतिक ने गोली मारी थी। तभी सेल्वन वहाँ पर आ जाता है और ऋतिक की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस द वर्क इज डन, लेट्स गो। ऋतिक सेल्वन की बात पर अपना सिर हिलाता और बिस्तर पर बैठी लड़की की तरफ देखकर सेल्वन से कहता है, इसके घर पहुंचाता। सेल्वन उस लड़की पर एक नज़र डालकर अपना सिर हिला देता और ऋतिक अपने कोट के पैकेट से एक सफ़ेद टिश्यू पेपर बाहर निकालता है जिसमें प्रकृति का मैसेज लिखा हुआ था, कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम सच में पनौती हो मिस्टर खाडोस। ऋतिक उस मैसेज को छूते हुए उसे अपने होठों से लगा कर बोला, बहुत रोका खुद को, बट फील इन लव विथ यू। इतना कहकर ऋतिक उसे मोड़ कर फिर से अपने जैकेट में रख लेता है और उस कमरे से बाहर की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।